हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टी.एस. एलियट की पोएम द वेस्ट एंड का पार्ट 2, जो कि है द गेम ऑफ चेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही मैंने टी.एस. एलियट की लाइफ और करियर पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप जाके मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, द वेस्टलैंड पब्लिश हुआ था 1922 में। यूके में वो द क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ था और यूएस में द डायल में। इस सेक्शन की थीम है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप। इसमें दिखाया गया है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सोसाइटी के अंदर लव और कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम्स आई थी। इसके अलावा इसमें फर्टिलिटी और स्टेबिलिटी है, जहां दिखाते हैं कि जो वुमेन है वो अबॉर्शन के बारे में बात करती हैं। इसके अलावा टाइम और मोरालिटी, जो सिंबलाइज करती है डेथ को। इसके अलावा वर्किंग क्लास के डिस्पेयर, जहां पे वर्किंग क्लास के दुख दर्द को भी दिखाया गया है इन टर्म्स ऑफ पावर्टी। और जेंडर रोल और डोमेस्टिक स्ट्रेन का भी जिक्र है इसमें, जहां पे मैरिज और मदरहुड सेंट्रल है। इस सेक्शन का मूड डिल्यूजन, टायर्ड, क्लॉस्ट्रोफोबिक, मेलनकॉलिक, सटारिकल और आयरॉनिक है। इर्रेगुलर मीटर है इस सेक्शन में और राइमिंग स्कीम फिक्स्ड नहीं है, लेकिन बीच बीच में आपको स्लैंट राइम देखने को मिलती है। अब चलिए सेक्शन को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। सेक्शन की शुरुआत में स्पीकर कहते हैं, द चेयर शी सेट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं, एक वुमेन का जिक्र कर रहे हैं जो एक लग्जरियस चेयर पर बैठी हुई है, जो लिंक करता है रॉयल थ्रोन से, किसी राज गद्दी से, जो ऑब्वियसली सिंबलाइज करती है वेल्थ और पावर को। बर्निश्ड का मतलब है पॉलिश्ड। वो जो चेयर है वो चमक रही है जिस पे वो वुमेन बैठी हुई है। ये एक सुपरफिशियल इमेजरी को डिपिक्ट कर रहा है। आगे कहते हैं, with the glass held by the standards brought with fruited wines। यहाँ पे स्पीकर बता रहे हैं कि एक मिरर है जो उस लेडी के सपोर्टर्स ने पकड़ा हुआ है, जो काफी ज्यादा डेकोरेटेड है, उस पे कार्व डिजाइन्स बने हुए हैं, वाइन्स बनी हुई हैं यानी कि बेलें बनी हुई हैं। व्रॉट का मतलब यहाँ पे डिजाइन है, क्राफ्टेड है। आगे कह रहे हैं, from which a golden Cupidian peeped out, another hid his eyes behind his wing। अब वो मेंशन कर रहे हैं क्यूपिड को, नॉट एक्चुअल क्यूपिड, क्यूपिड स्टैचू को। क्यूपिड आपको पता ही होगा, सिंबल ऑफ लव। अब स्पीकर को क्यूपिड का स्टैचू उस डेकोरेटिव रूम में दिखाई दे रहा है, एक झलक दिखाई दे रही है उसकी। उसके अलावा और भी कुछ फेसेस हैं जो छुप रहे हैं। शायद वो इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि वो शेम में है, गिल्ट में है, या फिर वो उदास हैं। तो यहाँ स्पीकर ने जो है एक मॉकरी करी है, मजाक उड़ाया है क्लासिकल लव का। यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं इमोशनल डिस्कनेक्शन को। आगे कहते हैं, डबल द फ्लेम्स ऑफ सेवन ब्रांच्ड कैंडलब्रा। इस लाइन में स्पीकर कह रहे हैं कि जो वहां पे मिरर रखा हुआ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सेवन ब्रांच कैंडलब्रा। क्या ये जो है ये एक जूइश कल्चर का पार्ट है जो सिंबलाइज करता है लाइट को और डिवाइन प्रेजेंस को। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि वो जो इमेज है वो डबल हो रही है बिकॉज ऑफ मिरर, सजेस्ट कर रहे हैं इल्यूजन को। आगे कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल एज द ग्लिटर ऑफ अ ज्वेल्स रोज टू मीट इट। वो लाइट जो है बाउंस होके उस वुमेन के ज्वेलरी, उसके गहनों पे पड़ रही है, जो उस लाइट की वजह से और ज्यादा चमक रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो दुनिया है सारी चमक धमक से भरी हुई है, बेसिकली मटेरियलिस्टिक दुनिया है, वो ये कहना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं, फ्रॉम सैट केसेस पॉट इन रिच प्रोफ्यूशन इन walls ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास। उस वुमेन की जितनी भी ज्वेलरी है, जितने भी परफ्यूम है, वो एक सैटिन केस में बंद है, उसे सैटिन केस में स्टोर कर रखे हैं। और कुछ बॉटल्स भी जो आइवरी से बनी है और कलरफुल है। अगेन ये लाइन दिखाती है कि उसके पास वेल्थ है, उसके पास लग्जरी है उस वुमेन के पास। आगे कहते हैं, अनस्टॉप्ड लुक्ड हर स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम्स unguent, powered or liquid, troubled or confused। वो बता रहे हैं कि उन परफ्यूम्स में से कुछ परफ्यूम्स जो हैं उनके ढक्कन खुले हुए हैं और उनमें से कुछ आर्टिफिशियल स्मेल्स आ रही है जो पूरी हवा में फैल के अनप्लीजेंट महसूस करवा रही है। मतलब वो परफ्यूम की खुशबू अच्छी नहीं है, उसमें से आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस आ रही है, नेचुरल नहीं।
आगे कहते हैं एंड ड्राउन द सेंस इन ऑर्डर्स स्टिर्ड बाय द एयर दैट फ्रेशन फ्रॉम द विंडो दीस ascended। इस लाइन में स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो परफ्यूम की स्मेल है, जो उसका ऑर्डर है, वो हवा में फैल गया है और ऊपर से उस कमरे की जो विंडो है वो खुली हुई है, बाहर से हवा आ रही है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फैल रही है, वो आर्टिफिशियल स्मेल, जिसकी वजह से वो कमरा जो है क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया है, मतलब वो घुट रहा है काफी ज्यादा। आगे कहते हैं इन्फ्लेटिंग द prolonged कैंडल फ्लेम्स। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं जो परफ्यूम की स्मेल है वो कैंडल्स की फ्लेम को ढक रही है, जिसकी वजह से कैंडल की रोशनी जो है वो धुंधली लग रही है। ये इमेजरी बताती है कि वहां पे क्लैरिटी नहीं रही। आगे कहते फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लैकोरिया। इसका मतलब है कि उस रूम में रिचली डेकोरेटेड रूफ है, सीलिंग है जो रिफर करती है रोमन लग्जरी को, और वो जो धुआं है वो सीलिंग तक जा रहा है। ये हाई कल्चर को दिखाता है जिसमें सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ आर्टिफिशियल एयर है। आगे कहते हैं स्टिरिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग। ये लाइन ये बताती है कि लग्जरी होने के बावजूद भी इंसान खुश नहीं है। आगे स्पीकर कहते हैं ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर burned green and orange framed by the colored stone। इस लाइन में वो किसी माइथोलॉजिकल फायरप्लेस की बात कर रहे हैं जो सी वुड से कार्व्ड है और जिसके चारों तरफ जो है कॉपर की लाइंड है, और कॉपर की वजह से उस आग में जो फायरप्लेस में है उसमें ऑरेंज और ग्रीन कलर दिख रहे हैं। अगेन आर्टिफिशियल और लग्जरी को ये लाइन प्रेजेंट करती है। और आगे स्पीकर कहते हैं इन विच सेट लाइट अ कर्व डॉल्फिन स्वाम। और उस धीमी सी रोशनी में ऐसा लग रहा है जो उस पे डॉल्फिन बनी हुई है वो स्विम कर रही है। Above the antique mantel was displayed as though a window gave upon the sylvan scene। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं जो मेंटल पीस है, जहाँ जो फायर प्लेस के ऊपर जो सामान रखा जाता है, उस जगह पर एक पेंटिंग है, एक ऐसी पेंटिंग जो नेचर को दिखाती है, लेकिन वो रियल नेचर नहीं है, वो बस एक तस्वीर है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। आगे कहते हैं द चेंज ऑफ फिलोमल बाय द बार्बरस किंग सो रूडली फोर्स्ड। यहाँ पे स्पीकर ने फिलामेला के बारे में जिक्र किया है, जिसके साथ एक किंग ने गलत किया था और उसके बाद वो नाइटेंगल में बदल गई, नाइटेंगल बर्ड में। ये थीम इंट्रोड्यूस करता है वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के ऊपर हुए हुए अत्याचारों को। आगे स्पीकर कहते हैं येट देयर द नाइटेंगल फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवॉल्युबल वॉइस। तो जब वो नाइटेंगल में कन्वर्ट हुई तो वो अपने ट्रॉमा को गा रही थी, क्योंकि नाइटेंगल जो है वो गाना गाती है, तो उसके गाने में एक ट्रॉमा दिखाई दे रहा था। उसकी वॉइस जो है सर्वाइवल और पेन का सिंबल बन गई। आगे स्पीकर कहते हैं एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज जग जग टू डर्टी ईयर्स। तो यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं जो नाइटेंगल का सॉन्ग होता है, जिसे पोएटिक लैंग्वेज में जग जग बोला जाता है, उसे लोग गलत तरीके से समझते हैं। And other withered stumps of time were told upon the walls, staring the forums। दोबारा से स्पीकर कह रहे हैं कि उस वॉल पर कुछ पास्ट की तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन वो ऐसी लगती हैं जैसे विदर स्टैम्प्स, यानी कि सूखी हुई कटी हुई सी टहनियां। ये बताता है टूटी फूटी यादों को। आगे कहते हैं leaned out, leaning, hushing the room enclosed। स्पीकर कह रहे हैं ये जो घोस्टली फिगर्स हैं, शायद पेंटिंग्स और स्कल्पचर जो वॉल पे वहां पे लगे हुए हैं रूम में, वो पूरे रूम को कुछ डरावना सा बना रहे हैं, कुछ सपने जैसा अजीब बना रहे हैं। फुटस्टेप शफल्ड ऑन द स्टेयर। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ फुटस्टेप की आवाज आ रही है जो एटमॉस्फेयर को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। आगे कहते हैं अंडर द फायरलाइट अंडर द ब्रश हर हेयर स्प्रेड आउट इन फेरी पॉइंट्स ग्लोड इनटू वर्ड्स देन वुड बी सेवेजली स्टिल। इन लाइनों में स्पीकर ये कह रहे हैं कि एक औरत, शायद क्लियोपैट्रा, जो लग्जरी और पावर का सिंबल है, और दूसरी तरफ फिलामेला, एक ऐसी औरत जो दुख और रिप्रेस्ड वॉइस का सिंबल है, जो मॉडर्न डे का वर्जन है। फिलामेला के साथ गलत हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाती है जब वो नाइटेंगल में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो वुमेन है वो खुद अपने लिए लड़ना चाह रही है, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, या फिर वो खुद ही पीछे हट जाती है, वरना तो समाज उसकी आवाज को दबा ही देता है। आगे स्पीकर कहते हैं माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, यस बैड, स्टे विद मी। यहाँ पे फीमेल स्पीकर जो है
वो एक्सप्रेस कर रही है कि वो उसको एंजाइटी हो रही है, वो काफी ज्यादा नर्वस है और वो उस वक्त में कंपनी चाहती है, एक इमोशनल कनेक्शन चाहती है। आगे वो कहती है स्पीक टू मी, व्हाई डू यू नेवर स्पीक स्पीक। वो गुजारिश कर रही है एक कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए, जो हाईलाइट करता है इमोशनल आइसोलेशन को, यानी कि उसके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए। ये जो रिपीटेशन है स्पीक का, ये क्रिएट कर रहे हैं एक टोन पैनिक और फ्रस्ट्रेशन की। और आगे वो कहती है व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट थिंकिंग व्हाट। तो अब वो ऑब्सेस्ड है, वो सोच रही है कि उसका पार्टनर आखिर सोच क्या रहा है, लेकिन सोचने के बावजूद भी वो कुछ बोल नहीं रहा, वो चुप है। आगे कहती है आई नेवर नो व्हाट आर यू थिंकिंग, थिंक। वो कोशिश करती है कि उसके विचारों को समझे, लेकिन वो समझ नहीं पाती है क्योंकि दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन नहीं है। आगे कहती है आई थिंक वी आर इन रैट्स एली वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स। रैट्स एली जो है वो सजेस्ट करती है डेथ, डिके और मॉरल रूट को, जो मेटाफोर है पोस्ट वॉर यूरोप का। आगे कहते हैं व्हाट इज दैट नॉइस द विंड अंडर द विंडो। तो अब जो वुमेन है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, एंशियस है, जो सजेस्ट करता है उसके ट्रॉमा को, उसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को। और जो आदमी है वो सिंपली जवाब देता है विंड अंडर द डोर, जो सिंबल है घोस्टली प्रेजेंस का, यानी कि मीनिंगलेस मॉडर्न वर्ल्ड। आगे कहता है व्हाट इज द नॉइस नाउ, व्हाट इज द विंड डूइंग। अब उस वुमेन की जो एंजाइटी है वो और ज्यादा बढ़ गई, अब उसके जो क्वेश्चन है वो और ज्यादा इरेशनल हो गए। अब जो मैन है वो रिस्पॉन्ड करता है नथिंग अगेन नथिंग। तो ये जो लाइन है ये उस आदमी ने बिना किसी इमोशंस के साथ बोली है, जो बता रही है कि अब लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रहा। और आगे कहते हैं डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेम्बर नथिंग। तो अब जो वुमेन है वो थोड़ी गुस्से में आ गई कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुमने कुछ भी नहीं देखा क्या। तो ये क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है एम्पैथी और अवेयरनेस को। स्पीकर मेल स्पीकर है, वो बोलता है आई रिमेम्बर दोस आर पर्स दैट वर हिज आईज। तो उस आदमी ने शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में से ये लाइन ली है, जो एरियल सॉन्ग गाती है एक्ट 1 सीन 2 में। ये लाइन सजेस्ट करती है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन और लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी को, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में ब्यूटी को भी दिखाया है एक कोल्ड डिटैचमेंट के साथ, पर्ल दैट वर हिज आईज, यानी कि डेथ। आगे वो फीमेल स्पीकर कहती है आर यू अलाइव और नॉट, इज देयर नथिंग इन योर हेड। तो अब वो जो वुमेन है वो क्वेश्चन करती है उस आदमी से कि क्या तुम सही में हो, तुम इमोशनली या मेंटली यहाँ पे मौजूद हो। तो ये लाइन दिखा रही है टोटल ट्रॉमा को, टोटल डिस्कनेक्शन को। आगे स्पीकर कहते हैं बट ओ ओ ओ द शेक्सपियरियन रैग। ये लाइन अचानक से इस पोएम में ड्रामेटिक इंटरप्शन है। यहाँ पे स्पीकर जो है एक पुराना सॉन्ग याद करते हैं शेक्सपियरियन रैग, शेक्सपियर जैसी हाई पोएट्री का मजाक बना के एक चीप सॉन्ग के साथ जोड़ देते हैं। ये इस पोएम में एक सटारिकल टोन है। आगे कहते हैं इट्स सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट। अगेन ये लाइन सरकाजम है, जिसमें कहा गया है कि ये सॉन्ग एलिगेंट है, इंटेलिजेंट भी है। असल में ये सस्ता एंटरटेनमेंट है जो असली आर्ट को रिप्लेस कर रहा है। आगे कहते हैं व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शैल आई डू। ये उस औरत का डायलॉग है जो घबरा रही है, जिसको एंजाइटी हो रही है। वो कह रही है मैं बार बार पूछ रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। ये मेंटल इलनेस और कंफ्यूजन को दिखा रही है लाइन। और वो आगे कहते हैं I shall rush out as I am and walk the street with my hair down so। तो वो औरत कह रही है कि मैं जैसी भी हूँ मैं वैसे ही बाहर भाग जाऊंगी, बाल को खुला खोलकर सड़क पर भाग जाऊंगी। ये सिंबल है पागलपन का, दिमागी स्ट्रेस है और साथ ही साथ सोसाइटी के नॉर्म्स तोड़ने का तरीका भी। आगे कंटिन्यू करती है वो What shall we do tomorrow? What shall we ever do? ये अब वो और ज्यादा गंभीर हो चुकी है, होपलेस है कि अब कल क्या करेंगे। ये लाइन दिखाती है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और उसकी लाइफ में एग्जिस्टेंशियल बोर्डम है। द हॉट वाटर एट 10। अब एकदम से रूटीन की बात करती है कि 10 बजे अब गर्म पानी मिलेगा। ये लाइन दिखा रही है कि उसकी लाइफ जो है मीनिंगलेस है, वो एक शेड्यूल एक रूटीन में ट्रैप्ड है। एंड आगे कहती है एंड इफ इट रेन अ क्लोज कार एट 4। वो कहती है अगर बारिश हुई तो हम एक गाड़ी में चलेंगे। अगेन एक बोरिंग जिंदगी का सिंबल। फिर कहती है एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस। ये लाइन मेटाफोर है। चेस का खेल जो है मैन वुमेन का रिलेशनशिप है, जिसमें दिल नहीं सिर्फ कैलकुलेशन और प्लानिंग होती है।
जो दिखाता है कि रिश्ते भी अब एक स्ट्रैटेजी बन गए हैं। और आगे कहती है, प्रेसिंग lidless eyes and waiting for a knock upon the door। ये लाइन दिखा रही है कि उसकी आंखें बंद नहीं हो रही है, वो सो नहीं पा रही है, वो एक बेचैनी में है, वो वेट कर रही है कि कुछ तो हो जाए उसकी लाइफ में, डेथ ही सही। ये सजेस्ट करता है उसकी एंजाइटी को, उसके दुख दर्द और परेशानी को, कि वो वेट भी तो कर रही है, तो किसका, डेथ का या फिर रेलिवेशन का, कि कुछ तो होगा उसकी जिंदगी में। आगे कहती है, when Lil's husband got demobbed, I said। तो यहाँ स्पीकर ने, उस फीमेल स्पीकर ने जिक्र किया है लिल्स हस्बैंड, कोई फीमेल कैरेक्टर है दूसरी जिसका नाम लिल है, जिसका हस्बैंड अभी अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से वापस आया है, जब उसको डिस्चार्ज कर दिया, डिमॉब्ड कर दिया। तो जो स्पीकर है वो शायद नेबर है, एक्विटेंस है उसकी, तो वो सिचुएशन पे गॉसिप कर रही है, उस चीज का मजाक उड़ा रही है। आगे कहती है, आई डिडंट मिस माई वर्ड्स, आई सेड इट टू हर माई सेल्फ। यहाँ पे स्पीकर ये कह रही है, जब उसने लिल से बात की तो उसने बिल्कुल सीधी सच्ची बात की, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ मीठा बोलने की कोशिश किए। शायद लिल को बुरा भी लग रहा हो, लेकिन जो सच है वो उसने बोल दिया। आगे कहती है, हरी अप प्लीज, इट्स टाइम। तो ये जो लाइन है, ये किसी पब के मालिक या वेट्रेस के बोलने का तरीका है, या चिल्लाने का तरीका है कि अब वक्त हो चुका है इसे बंद करने का। इलॉट ने इस लाइन को बार बार यूज किया है एक अर्जेंसी दिखाने के लिए, या फिर टेंशन फील कराने के लिए। आगे कहते हैं, नाउ एल्बर्ट्स कमिंग बैक, मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट। जो एल्बर्ट है वो लिल का हस्बैंड है जो वापस घर आ रहा है। तो जो स्पीकर है वो लिल से कह रही है कि तुम थोड़ा ढंग से तैयार वैयार हो जाओ, अपने अपीयरेंस को थोड़ा इम्प्रूव कर लो, थोड़ी स्मार्ट दिखनी चाहिए तुम उसके सामने। और आगे कहती है, he'll want to know what you done with the money he gave you। तो एल्बर्ट ने लिल को कुछ पैसे दिए थे जब वो घर पर नहीं था, वॉर में था, और वो जरूर आके तुमसे पूछेगा तुमने उस पैसों का क्या किया। आगे कहती है, टू गेट योर सेल्फ सम टीथ ही डिड, आई वाज देयर। तो जो वो पैसे हैं वो उसलिए दिए थे कि उसके दांत ठीक करवा सके। तो वो कहती है कि मैं तो वहीं थी, मुझे पता है कि इसने करवाए पैसे, उस दांत सही। आगे कहते हैं, यू हैव देम ऑल आउट लिल एंड गेट अ नाइस सेट। तो वो एडवाइस करती है उस लिल को कि जो तुम्हारे बाकी के जो दांत खराब है ना उसको भी चेंज करवा लो, और अपने लिए डेंचर सेट नया बनवा लो तुम। ही सेड, आई स्वेयर आई कांट बियर टू लुक एट यू। तो एल्बर्ट कहता है कि मैं लिल को नहीं देख सकता, मुझे लिल का अपीयरेंस नहीं पसंद क्योंकि उसके दांत अच्छे नहीं है। एंड नो मोर कांट आई सेड एंड थिंक ऑफ पुअर एल्बर्ट। तो स्पीकर जो है एग्री करते हैं एल्बर्ट से कि लिल को अपनी फीलिंग को कंसिडर करना चाहिए, अपनी नीड्स को कंसिडर करना चाहिए। He's been in the army 4 years, he wants a good time। तो एल्बर्ट ने अपने 4 साल जो है आर्मी में दिए हैं, तो अब उसे कुछ अच्छे वक्त की जरूरत है, कंपेनियनशिप की जरूरत है। एंड इफ यू डोंट गिव इट हिम देयर्स अदर्स विल, आई सेड। तो स्पीकर जो है लिल को एक वार्निंग देती है, अगर तुम एल्बर्ट को खुश नहीं रखोगी तो बाकी लोग रख देंगे, वो किसी दूसरी लेडी को ढूंढ लेगा तुम्हारी जगह। Oh, is there? She said. Something over that, I said। तो लिल जो है वो रिस्पॉन्ड करती है सरकास्टिकली, तो स्पीकर भी बोलती है हाँ हाँ यही बात है। आगे कहते हैं, Then I'll know who to thank, she said, and give me a straight look। तो अब जो लिल का रिस्पॉन्ड है, अब उसको गुस्सा आ गया। वो कह रही है कि अगर अब एल्बर्ट ने मुझे चीट किया ना तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। तो लिल ये बात स्पीकर को कह रही है। आगे कहती है, हरी अप प्लीज, इट्स टाइम। अगेन लाइन रिपीट होती है जो बताती है कि वक्त जो है निकला जा रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं, इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट इट ऑन विद इट, आई सेड। अब जो स्पीकर है वो एग्रेसिव हो गई है, इम्पेशेंट हो गई है। आगे कहते हैं, अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ यू कांट। स्पीकर जो है लिल से कह रही है, अगर तुम चूज नहीं कर सकती तो दूसरे चूज कर लेंगे। और कहती है, बट इफ एल्बर्ट मेक्स ऑफ इट वोंट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग। तो स्पीकर ये कह रही है लिल से, अगर एल्बर्ट तुम्हें छोड़ के चला गया ना तो ये इसलिए नहीं जाएगा कि तुमने मेरी सलाह नहीं सुनी थी। यू ought टू बी ashamed, I said, to look so antique and her only 31। तो यहाँ पे स्पीकर ये कह रही है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी बूढ़ी लग रही हो, तुम अनअट्रैक्टिव हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पर बुढ़ापा छा रहा है जबकि तुम सिर्फ 31 ईयर्स की हो। तो तुम इसलिए ऐसी लग रही हो क्योंकि तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है। आगे कहती है, आई कांट हेल्प इट, शी सेड, पुलिंग अ लॉन्ग फेस। तो जो लिल है वो कहती है, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और लिल जो है उदासी का चेहरा बनाती है। इट्स the pill I took to bring it off, she said।
उसने कहा ये हालत मेरी इसलिए है, मेरी हेल्थ इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ पिल्स ली थी, मैंने अबॉर्शन की पिल्स ली थी। आगे कहती है शी हैड 5 ऑलरेडी एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज। कह रही है उसके टोटल 5 बच्चे हो चुके और जब जॉर्ज पैदा हुआ था तो वो मरने ही वाली थी बस, यानी कि लिल की हालत इतनी ज्यादा खराब थी। आगे लिल कहती है द केमिस्ट सेड इट वुड बी ऑल राइट बट आई हैव नेवर बीन द सेम। केमिस्ट ने बोला था नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। यू आर प्रॉपर फूल आई सेड। तो जो नरेटर है, जो स्पीकर है, वो बोल रही है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। वो कोई सिंपैथी शो नहीं कर रही है। वेल इफ एल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन देयर इट इज आई सेड। स्पीकर ये कह रही है कि मैं भी तो यही कह रही हूँ कि एल्बर्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा अकेला। वॉट यू गेट मैरिड फॉर इफ यू डोंट वॉन्ट चिल्ड्रन। यहाँ पे स्पीकर कहती है तुमने शादी क्यों की अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। वो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल व्यू देखने को मिला इस पोएम में मैरिज को लेकर, बच्चों को लेकर। आगे स्पीकर कहते हैं हरी अप प्लीज इट्स टाइम। अगेन लाइन रिपीट हुई है जो दिखाती है कि जो एंड है वो करीब है। एंड ऑफ कन्वर्सेशन, रिलेशनशिप, लाइफ और सिविलाइजेशन। आगे कहती हैं वेल दैट संडे एल्बर्ट वॉज होम दे हैड अ हॉट लेमन। यहाँ बता दिया कि जो एल्बर्ट है वो वापस घर आया था, उन लोगों ने साथ में हैम खाया जो लिल ने अपने हस्बैंड एल्बर्ट के लिए ही बनाया था, उसको वेलकम करने के लिए। आगे कहते हैं एंड दे आस्क्ड मी इन टू डिनर टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट। स्पीकर बताती है कि स्पीकर को भी इनवाइट किया था डिनर के लिए। दिस करता है वर्क क्लास डोमेस्टिक सीन को। अगेन इस पोएम में लाइन रिपीट होती है हरी अप प्लीज इट्स टाइम, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, जो दिखा रही है टाइम की अर्जेंसी को। कि वक्त जो है सोसाइटी और इंडिविजुअल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कम है, निकला जा रहा है वक्त। और आगे कहती है गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे, गुड नाइट टाटा, गुड नाइट गुड नाइट। जो गुड नाइट है ये डायलेक्ट स्पीच है, एक ड्रंकन स्पीच है, शायद रिचुअलिस्टिक है या फिर एंड ऑफ डे के बारे में बता रही है। इमोशनल नमनेस और इमोशनल डिटैचमेंट को डिपिक्ट कर रहा है। लास्ट की लाइन में स्पीकर कहते हैं गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, गुड नाइट गुड नाइट। ये जो लाइन है लास्ट की, ये हैमलेट की ऑफेलिया जब बोलती है, ये उसकी लाइन है, हैमलेट एक्ट 4-5 सीन की। तो इस पोएम में एक ट्रैजिक और आयरॉनिक लेयर को ऐड कर रही है, जिस कर रही है मेंटल डिके या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन का या फिर किसी की इनोसेंस का एंड। चलिए एक बार इस पोएम की ओवरऑल समरी को डिस्कस करते हैं ताकि पोएम आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट सीन डिस्क्राइब करता है इस पोएम का एक वेल्दी लग्जरियस रूम जिसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट से वो सजा हुआ है, परफ्यूम है, महंगे महंगे पेंटिंग्स लगी हुई है, एक वुमेन है जो बैठी हुई है और उसके चारों तरफ लग्जरी और ब्यूटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेस्टलेस है, एंशियस है, घबराई हुई सी है। वो कोशिश करती है कि वो बात करने की कोशिश करे, शुरुआत करे अपने लवर से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके और उसके लवर के बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं है। उनका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रोकन है। ये चीज़ दिखाती है फेलियर ऑफ लव और इंटीमेसी इन अपर क्लास सोसाइटी। अब जो इस पोएम में जो सेकंड सीन है वो शिफ्ट होता है वर्किंग क्लास की तरफ, वर्किंग क्लास पब जो लंदन में है उसकी तरफ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि दो औरत हैं जो आपस में गॉसिप कर रही है एक फ्रेंड के बारे में। उस फ्रेंड का नाम है लिल। उसका जो पति है जिसका नाम है एल्बर्ट, वो अभी अभी आर्मी से वापस आया है और वो लोग क्रिटिसाइज कर रही है लिल को कि तुम तो अपना अच्छे से ध्यान भी नहीं रखती हो, तुम्हें ज़रूरत है अपने दांतों को फिक्स कराने की, तुम्हें थोड़ा अट्रैक्टिव बनना चाहिए ताकि तुम्हारा जो हस्बैंड है तुम में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए। यहाँ पे पोएट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैरिज में लव और रिस्पेक्ट की कोई कीमत नहीं है। मैरिज में सिर्फ जो है सर्वाइवल और ऑब्लिगेशन की कीमत है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने की कीमत है। आगे ये जो दोनों सीन्स हैं ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे रिच और पुअर रिलेशनशिप में मीनिंग खो चुके हैं, रिलेशनशिप का मीनिंग खो चुके हैं। और ये जो लोग हैं ये एंजाइटी, डिससेटिस्फेक्शन, गॉसिप, मैकेनिकल ड्यूटीज़ से भरे हुए हैं। इनके अंदर कोई जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन नहीं बचा। इलाइट ने यूज़ करा है टाइटल अ गेम ऑफ चेस, जो सजेस्ट करता है कि जो लव है मॉडर्न लाइफ में वो कैलकुलेटेड बन गया है। एम्प्टी मूव जैसे होता है गेम में, वैसे ही
जहाँ पे पैशन और स्पिरिचुअलिटी नहीं है। दोस्तों, वैसे तो ये पोएम काफ़ी साल पहले लिखी गई है, लेकिन आप देखेंगे तो आज के समय में और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है। लोग हर रिश्ते को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। आई होप ये पोएम आपको हेल्प करे आपकी पढ़ाई में और साथ ही आपकी ज़िंदगी में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।